नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। काम पर देरी से आने के चलते मैट ने नहीं लगाई हाजिरी तो मजदूर ने कस्ती से मैट पर किया वार। सदर पुलिस ने आरोपी को किया राउंड अप। थैलेसीमिया पीड़ितों ने विधायक से की जिला अस्पताल में दवा उपलब्ध करवाने की मांग। जंक्शन पुलिस ने धारदार हथियार सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ मामला। 6 माह से बिजली बिल माफ करने व जिले में मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गणेश चतुर्थी पर दिखने लगा कोरोना का असर। मूर्तिकारों को इस बार नहीं मिले बड़े ऑर्डर। गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने पंचायत समिति वीडियो को ज्ञापन सौंपी। गांव से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग। धोलीपाल में पीएससी की सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग। ग्रामीणों ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। गांव डबरी ठान में अनुपस्थिति लगाने से नाराज एक मनरेगा श्रमिक ने मेट पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल मेट को उपचार के लिए श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। कार्यस्थल पर देरी से पहुंचे मनरेगा मजदूर को गैर अनुपस्थिति लगाना इतना नागवार गुजरा कि वह मेट की जान लेने पर उतारू हो गया। मनरेगा मजदूर ने गुस्से में आकर मेट के सिर में कस्सी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर में चोट लगने से युवा मेट गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी अनुसार मामला डबरी रठान चौकी क्षेत्र का है। घायल मेट को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी अनुसार डबरी रठान चौकी पुलिस ने आरोपी मनरेगा मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार डबरी रठान की ग्राम पंचायत कुतुपास के चक 10 एसटीजी में मनरेगा के तहत खाली की सफाई का कार्य चल रहा है। कार्यस्थल पर 2 दिन पहले 16 अगस्त को ही सुखदेव सिंह पुत्र कृपाल सिंह बावरी निवासी वार्ड नंबर 11 डबरी रठान की मेट के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। सोमवार को मनरेगा मजदूर दर्शन सिंह पुत्र कान सिंह जड़ सिख निवासी वार्ड नंबर 7 डबरी रठान कार्यस्थल पर देरी से सुबह 9 बजे पहुंचा, जबकि मनरेगा कार्य शुरू होने का समय सुबह 7 बजे का था। निर्धारित समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुंचने पर मेट सुखदेव सिंह ने दर्शन सिंह की गैर हाजिरी लगा दी। इस बात को लेकर दर्शन सिंह नाराज हो गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह दर्शन सिंह कार्यस्थल पर पहुंचा और गैर हाजिरी लगाने की बात को लेकर उसकी मेट सुखदेव सिंह के साथ कहासुनी हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे जब मेट सुखदेव सिंह अन्य श्रमिकों की तरफ जा रहा था तो अचानक दर्शन सिंह ने कस्सी से मेट सुखदेव सिंह के सिर पर पीछे से ताबड़तोड़ वार कर दिए। कस्सी का वार लगते ही मेट सुखदेव सिंह बेहोश होकर नीचे गिर गया तथा सिर से खून बहने लगा। इस दौरान आरोपी मजदूर दर्शन सिंह मौके से फरार हो गया। अचानक घटित हुई घटना से वहां हड़कंप मच गया। घायल मेट को उठाकर डबरी रठान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर मेट को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल से भी चिकित्सकों ने नाजुक हालत के चलते सुखदेव सिंह को श्रीगंगानगर के हायर सेंटर पर रेफर कर दिया। दूसरी ओर शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को डबरी ठान स्थित एफसीएफ गोडाउन के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। ये रोजगारी में लेट आ रहे थे वो कल हाजिरी काट दी उसकी, आज और लेट हो गई। पूरा हाजिरी कौन काटने वाला था हमारी उम्मीद थे। फिर इसको चोट लगा दी कस्सी से 4 कस्सी। सुखदेव सिंह रोजगारी मेट लगे हुए, इसलिए उसका इंसाफ मिलना चाहिए। हम दारू पी रखी थी वहाँ डबली के पास कॉलेज के पास नरेगा में कस्सी मारी गई। कस्सी से वो दारू पी रखी थी, उसने सिर में कस्सी मारी 4 कस्सी सिर काट दिया नरेगा वालों से। मेट का नाम है सुखदेव सिंह। बात ये है कि पहले दिन वो 7 बजे का टाइम है, आया 9 बजे। तो दूसरे दिन उसकी हाजिरी, एक दिन पहले दिन की हाजिरी कट होगी। दूसरे दिन बोला दारू पी के आया, वो बोला हाजिरी क्यों कट की मेरी, तो उसने कस्सी मार दी दारू पी। मिली थी कोई डबली कुतुब पंचायत का 10 एसटीजी चक के धोली खड़ा थे, नरेगा का काम चल रहा था। वहाँ सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे मजदूर वगैरह काम पे आए हुए थे। तो एक मजदूर था दर्शन सिंह उर्फ बुद्ध सिंह निवासी डबली रठान। उसका जो मेट था वहाँ पे सुखदेव सिंह, उसके साथ कल इनके कोई एब्सेंट लगी तो लेट आया था, इसलिए हाजिरी नहीं लगी थी उसकी, गैर हाजिरी इनकी तो कर दी थी इसमें। उस बात को लेके आज इनकी आपस में तू में हो गई। तो उसके दौरान पहले इनके झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने कस्सी भी हाथ में, तो कस्सी से उससे 2-3 बार दिए तो घायल हो गया, वो वहीं गिर गया। उसको लाके टाउन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वहाँ से उसे हायर सेंटर में गंगानगर रेफर कर दिया। और आरोपी है जो इसमें दर्शन सिंह है, उसको राउंड अप कर दिया। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों ने मंगलवार को विधायक से मुलाकात कर जिला अस्पताल में डेस्फेरल इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की मांग की है।
थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगी मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिले। थैलेसीमिया रोगियों ने विधायक को इस बीमारी से पीड़ित को दिए जाने वाली दवाएं राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने विधायक को इस बीमारी के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि थैलेसीमिया रोग से पीड़ित मरीजों में खून नहीं बनता, उन्हें हर 15 दिन में 2 यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। साथ ही डेस्फेरल इंजेक्शन और कैलफेयर दवा का सेवन नियमित रूप से आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के राजकीय जिला चिकित्सालय में कैलफेयर दवा उपलब्ध है, परंतु डेस्फेरल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इस कारण थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोगियों ने मजबूरन लॉकडाउन की अवधि में यह इंजेक्शन दिल्ली से महंगे दामों पर मंगवाए थे। उन्होंने विधायक से इस दवा का स्टॉक राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध करवाकर थैलेसीमिया रोगियों को राहत दिलाने की गुहार लगाई। विधायक ने थैलेसीमिया मरीजों को अति शीघ्र उक्त दवा जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में अश्विनी पारिक, कन्नव रोकना, अमन धींगड़ा, जतनदीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। थैलेसीमिया रोग से पीड़ित अपने जिले के अंदर 20 से 25 रोगी हैं। उनमें से कुछ रोगी हमारे साथ में माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से मिले हैं और इनके एक डेस्ट्रोल करके एक इंजेक्शन आता है जो कि रेयर दवाई है, काफ़ी कॉस्टली दवाई है। वो यहाँ पूरे आसपास के किसी भी ज़िले में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ जयपुर के अंदर अवेलेबल है। तो चौधरी साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो ये दवाई है वो थैलेसीमिया रोग से पीड़ित रोगियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस संबंध में CMHO साहब को उन्होंने पाबंद किया है कि जल्द से जल्द ये जो दवाई है वो किसी अन्य ज़िले से भी खरीद कर पीड़ित रोगियों को उपलब्ध करवाई जाए। अतिवृष्टि के कारण जहां प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, वहीं हनुमानगढ़ जिले के लोग बरसात की कुछ बूंदों को ही तरस रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां बरसात से हाल बेहाल है, यहां तक कि बरसात से बाढ़ तक आ गई है, वहीं हनुमानगढ़ जिले की धरती पानी की चंद बूंदों को ही तरस रही है। हालात ये है कि हनुमानगढ़ के लिए किया गया मौसम विभाग का अनुमान आए दिन गलत साबित हो रहा है। हमेशा की तरह मंगलवार को भी मौसम विभाग ने सुबह 7 बजे से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बरसात होने की भविष्यवाणी की थी, मगर ईश्वर को यह मंजूर न हुआ। मंगलवार सुबह उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाए बादल हवा के चलते ही आसमान से गायब हो गए। बरसात के लिए हनुमानगढ़ के लोग कई बार हवन यज्ञ भी करवा चुके, मगर बरसात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा सावन सूखा बीत जाने से बरसात की कामना कर रहे लोग अब निराश होते दिखाई दे रहे हैं। बरसात के अभाव में जहां धरती की तपिश ठंडी नहीं पड़ रही, वहीं इंसान से लेकर जानवर तक की स्थिति बदतर बनी हुई है। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। अब की बार राजस्थान के लगभग काफ़ी एरिया में अच्छी बारिश हुई है और वहाँ काफ़ी जगह बाढ़ के हालात भी है, परंतु हमारा हनुमानगढ़ जिला अभी तक बारिश से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। सामान्य से भी बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई है। हनुमानगढ़ की जनता इस बारिश ना होने के कारण काफ़ी परेशान है, क्योंकि गर्मी है। दूसरा यहाँ का जो एरिया है राइस बेल्ट है, तो चावल की जो खेती यहाँ पे हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे उमस ज़्यादा है, उमस और चिपचिपा मौसम ज़्यादा रहता है हनुमानगढ़ में, जिससे यहाँ की जनता, आमजन, बच्चे, महिला सब बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इंद्र देवता से यही है कि धार्मिक अनुष्ठान करें, कोई दान पुण्य करें यहाँ की जो भी है, और ताकि यहाँ की अच्छी बारिश हो। अच्छी बारिश होगी तो यहाँ के एरिया में हरियाली होगी, फसलें अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी तो बाज़ार में अच्छा पैसा आएगा। काफ़ी समय से कोरोना महामारी में बाज़ार भी मंदिर की चपेट में आए हुए हैं,
तो अच्छी बारिश के साथ किसान खुशहाल होंगे, अच्छी फसल आएगी, अच्छी फसल आएगी तो हमारा एरिया, हमारा ज़िला समृद्ध होगा। तो मैं सभी से यही कामना करता हूँ, ईश्वर से, इंद्र देवता से, कि यहाँ हमारे एरिया में बारिश अच्छी हो और ताकि हमारा ज़िला भी प्रगति करे, कृषि के क्षेत्र में प्रगति करे। और एक तो मौसम में गर्मी है, उमस है, नमी है, वो कम हो और एक सामान्य जनजीवन को शांति प्राप्त हो। धान का तोला मजदूर यूनियन ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंप विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। धान मंडी में कार्यरत तोला हमाम की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को तोला धान का मजदूर यूनियन के सदस्यों ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में भारतीय किसान निगम की ओर से किसानों की नरमे की फसल धान मंडी में व्यापारियों के माध्यम से खरीद की जाती रही है, परंतु गत वर्ष भारतीय कपास निगम की ओर से नरमा की खरीद सीधे ही किसानों से करते हुए मंडी से बाहर धर्म कांटे पर तुलवाकर भंडार गृह में ले जाने के कारण धान मंडी के मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि CCI नरमा चाहे सीधे किसानों से खरीद करे, परंतु नरमा की तुलाई मंडी में करवाई जाए ताकि मंडी मजदूरों को काम मिल सके। गत वर्ष रबी सीजन की फसल चना, सरसों सहित अन्य जिन्सों की तुलाई भी ठेकेदार के माध्यम से करवाई गई थी। इस कारण मंडी के स्थायी मजदूरों को काम नहीं मिला। मजदूरों ने कहा कि लोग पिछले 50 से 60 वर्षों से मंडी में स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। फसल तुलाई से मिलने वाली मजदूरी से ही उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, परंतु फसलों की सरकारी खरीद में ठेका प्रथा के आ जाने से मंडी के मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। ज्ञापन देने वालों में संतराम खरेरा, सुभाष पुनिया, बनवारी लाल लुगरिया, सूरज भान, पवन लुगरिया सहित यूनियन के अन्य सदस्य मौजूद थे। के अंदर जो CCI नरमा खरीदती है वो सीधा किसान से खरीद करके सीधा बाहर की बाहर ये अपने भंडार गृह में ले जाकर भंडारण कर रही है। पिछले साल ये हुआ था और उससे पहले कृषि CCI नरमा किसान से न लेकर के मंडी के कच्चे आड़तियों से लेकर के उसी के माध्यम से माल खरीदी थी, परंतु वो प्रथा बंद कर दी है CCI ने। अब हमारा निवेदन ये है कि पिछले साल मजदूर जो CCI में हमें मजदूरों को कुछ मजदूरी न मिलनी, इसी के कारण हम आज ज्ञापन दिया है मंडी सेक्रेटरी साहब को भी हमें मंडी के अंदर ही माल तुलाया जाए। CCI के माध्यम CCI किसान से सीधा लेवे तो लेवे, हमें कोई इतराज नहीं, पर किसान का जो माल आए वो मंडी के मजदूर ही तोले, तो मंडी का मजदूरों को मजदूरी मिले और इस जो हमारी समस्या है उसका निजात हो सके। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से और सरकार से भी हमारी जो ये मांग है जायज मांग को मंजूर कर और ये जो CCI से जो माल खरीद रही है इसे मंडी में तुलावे और हमारा इसमें सहयोग करें। 6 माह के बिजली बिल माफ करने व जिले में मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के दौरान देश में बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं लोगों की आर्थिक स्थितियां भी बदतर हो गई हैं। ऐसे में सरकार को कोष के रूप में देने के लिए देश की जनता के पास कुछ नहीं बचा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कलेक्टर के मार्फत प्रदेश सरकार को भेजे गए ज्ञापन में इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों के 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग की गई है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले में कथित रूप से चल रहे मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाकर वह सिंथेटिक दूध की सप्लाई कर रहे हैं। निजी डेयरियों पर दूध से क्रीम निकालकर प्रदूषित पानी मिलाया जा रहा है। इस तरह यूरिया का दूध तैयार कर घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे आम जन के स्वास्थ्य को भारी हानि पहुंच रही है। ज्ञापन के जरिए इस प्रकार का कृत्य करने वाले दूध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक तो जो राजस्थान सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत लॉकडाउन जो किया था उसकी वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो गए। लोग जो है 6 महीने तक और आज तक लोगों के कारोबार नहीं शुरू हुए, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे उद्योग वाला हो, चाहे रेडी फुटपाथ वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार हो गए, 18 करोड़ पूरे देश के अंदर बेरोजगार हो गए। उस हालात के अंदर हमने आज इस बात का ज्ञापन दिया है कि 6 महीने का जो लॉकडाउन के समय का उनका बिल है बिजली का बिल वो माफ़ किया जाए और 1986 के तहत आप जो अधिनियम के तहत और 2019 के तहत आपने जो स्थायी शुल्क और सेवा शुल्क के नाम पर लोगों की जो बढ़ोतरी की है उसको सरकार वापस ले। एक तो इस बात की मांग को लेकर राजस्थान की सरकार को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन दिया है हमने इस बात का कि जो डेयरी की
जो जगह जगह हनुमानगढ़ के अंदर पता नहीं 40 डेयरी हैं और उन डेयरियों के अंदर पहले तो दूध की क्रीम निकाली जाती है, उसमें गंदा पानी मिलाया जाता है, उसके अलावा सिंथेटिक और यूरिया के द्वारा किया हुआ तैयार दूध वो मिलाया जाता है और जिससे हनुमानगढ़ की जनता का सेहत के जो नुकसान हो रहा है, इस बात को लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उस ज्ञापन को दिया है कि अगर इन सारी सवाल के ऊपर जिला कलेक्टर महोदय ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, राजस्थान की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित दिन पर 1 महीने के बाद हम आंदोलन करेंगे और एक विशाल रूप में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बढ़ती हुई बिजली दरों को लेकर के, हाई शुल्क को लेकर के, 6 महीने के बिजली बिल के माफ को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है तथा आसपास के जो डेयरी खुले हुए हैं उनमें जो है सिंथेटिक दूध मिल रहा है, जिसको पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसकी मांग को लेकर के हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें अवगत कराया है। यदि आप समय रहते इन मांगों को ध्यान नहीं करेंगे तो आने वाले बड़ा आंदोलन, ये मांग पत्र बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। बीकानेर के नापासर थाना प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। नापासर थाना अधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। नापासर थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बीकानेर जिले के नापासर थाना प्रभारी के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को नेशनल हाईवे संख्या 754 के भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसपी को ज्ञापन सौंप मांग न माने जाने पर बुधवार से प्रदेश के सभी किसानों के साथ नापासर पुलिस थाना के समक्ष चल रहे बेमियादी धरने में शामिल होकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के और 148N के संदर्भ में राज्य के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्वक गांधीवादी आंदोलन चल रहा था। इन दोनों परियोजनाओं में जिला कलेक्टर, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, मुख्य सचिव और एनएचआई के उच्च अधिकारियों की ओर से कानून का पालन नहीं किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण मुआवजे में गंभीर अनियमितताएं बरती गयी। इससे किसानों को एक साजिश के तहत बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुँचाया गया। किसानों ने सबसे न्याय पाने के लिए फरियाद की मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसी मामले को लेकर परिवेदन की प्राप्ति के बाद भी नापासर एसएचओ ने कानून का पालन नहीं किया। सोमवार को किसान नापासर पुलिस थाने में 3 पेज का रिमाइंडर प्रतिवेदन लेकर गए थे। प्रतिवेदन में लिखा है कि कानून का पालन न करने पर थाना प्रभारी पर भी आपराधिक मामला धारा 166 के तहत दर्ज करने का प्रावधान है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रतिवेदन पढ़कर एसएचओ ने इस लिखित शिकायत की प्राप्ति रसीद देने से किसानों को इनकार कर दिया और समय अपनी वर्दी फाड़कर 5 किसानों को थाने के अंदर ले जाकर पीटा और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर लिया। थानेदार की इस गैर कानूनी कार्रवाई के विरोध में किसानों ने आंदोलन के तहत नापासर पुलिस थाने में बेमियादी धरना आरंभ कर दिया है। किसानों के अनुसार गिरफ्तार किसानों ने पुलिस हिरासत में भूख हड़ताल आरंभ कर दी है। किसानों ने मांग की कि उनकी ओर से पूर्व में सौंपे गए प्रतिवेदन पर उपरोक्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानून का पालन न करने वाले नापासर थाना प्रभारी पर मामला दर्ज हो, किसानों के खिलाफ झूठा मामला जो दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के तमाम किसान नापासर थाने के समक्ष चल रहे धरने में शामिल होंगे। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर तथा एसपी को भेजी गई है। अपने को नापासर के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी हालत के अंदर अपने खेतों के अंदर घुसने नहीं देना। पाकिस्तान जो अपना मामला उधर नजदीक है, नजदीक है, लेकिन इनके अंदर अफरा तफरी क्यों मची हुई है, क्योंकि इनको पता लग गया है किसी भी हालत में ये बचने वाले नहीं। 1-2 साल से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कल बीकानेर जिले के नापासर में हमारे किसान भाई एसएचओ को ज्ञापन देने के लिए गए और उसे ज़बरदस्त अंदर बैठा दिया गया और झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया गया। इसके खिलाफ में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अगर उस किसान भाइयों को 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं छोड़ा गया तो हमारा आंदोलन बहुत तेज होगा और आगे की रणनीति हम आज रात को बना रहे हैं। आज हम NH 754 के पीड़ित सभी किसान एसपी को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे कुछ किसान साथी जो नापासर में
थाना अधिकारी को जो पहले परिवार दिया था उन्होंने 35 पेज का, उसके लिए एक रिमाइंडर लेकर गए थे बीकानेर में नापासर थाने में। वहाँ के कोई इंस्पेक्टर ने उसके साथ किसानों के साथ बदतमीजी की और उनको धारा लगा के राजकार्य बाधा की धारा लगा के उसको थाने में बंद कर दिया। उसके विरोध में हम आज एसपी को ज्ञापन देने आए हैं और जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। थाना अधिकारी को सस्पेंड करने विरोध में समर्थन में भी उसको सस्पेंड करो, थाना अधिकारी को सस्पेंड करो और उचित किसानों को उचित न्याय मिले, इसके लिए हम आज एसपी को ज्ञापन देने आए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर कोरोना के चलते मूर्तिकारों के काम पर बुरा असर पड़ा है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार गणपति की मूर्तियों की मांग न के बराबर है। गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का पर्व मना चुके लोगों को अब गणेश विसर्जन पर भी भारी एहतियात बरतना होगा। अनलॉक होने के बावजूद इस बार लोग सार्वजनिक जगहों पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं कर सकेंगे। नदी, झील, तालाब आदि में मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो सकेगा। गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकारों के यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना का असर गणेश चतुर्थी पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस वर्ष भगवान गणेश की मूर्ति की बिक्री का काम बिल्कुल नहीं है। पिछले वर्ष गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने का ऑर्डर काफी पहले मिल गया था, लेकिन इस बार मूर्तियों का एक भी ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए उन्हें गणपति जी की छोटी प्रतिमाएं ही बनानी पड़ रही हैं। वहीं गणेश भक्तों का कहना है कि इस बार घरों में रहकर ही गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर यह पर्व मनाया जाएगा। सभी भक्त यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से निजात मिले। मूर्ति हर साल बड़ी बड़ी बनती थी, इस बार बंद है बड़ी बड़ी मूर्ति। इस बार छोटी छोटी मूर्ति लोगों के लिए घरों के अंदर बनाई हुई है। छोटी छोटी मूर्ति जो लोग बनाए बड़ी बड़ी बनाते थे वो बंद कर रखी है लोगों ने, सरकार तरफ से बंद है। तो बाकी छोटी मूर्ति लोग दे रखी है, छोटी छोटी मूर्ति बनाओ, घर के अंदर बनाई गणपति। सब जरूर गणपति हर साल की तरह बैठे घर के अंदर बनाई। बस काम है 12 महीना ये काम होता है हमारा, और कोई हम काम कर सकते नहीं। छोटे छोटे हर साल बड़ी बनाते थे, 10-10 बनाते थे।
छोटी छोटी मूर्ति बना रहे थे, कैंप जैसे ये कर रहे हैं। जैसे कोरोना के हिसाब से बंद सब नियम लगा रखा है, सरकारी सब बंद है, मुंबई महाराष्ट्र सब बंद है। मूर्ति छोटी छोटी मूर्ति बनाने छूट जाएगी, दो फुट की मूर्ति बना रहे हैं छोटे लोग, घर के अंदर बिठाएंगे सरकार कुछ मतलब क्या से सरकार तरफ कुछ सुविधा अपने पास है नहीं, काम हमारा यही है, इसके बाद कोई काम नहीं, काम कर सकते नहीं, बस यही काम हमारा है, इसके सिवा हमारा कोई काम नहीं हो पाता है। मराठा मंडल एवं स्वर्णकार सभा की तरफ से 30वां साल तो पूर्ण हो गया, 31वां साल चालू है। कोरोना की वजह हम मनाने के कैंसिल कर रहे थे, बाकी मनाने की स्थिति भी नहीं है, मनाएंगे भी नहीं, और हमें इजाज़त भी मिलेगी तो ही नहीं मनाएंगे। हम अपने अपने घर में मराठा मंडल घर में आपके गणेश उत्सव मनाएंगे। कोरोना के चलते बाजार में मनाने की सलाह भी नहीं है, तो पढ़ाई है, हलचल तो बहुत कम हुई है। इस बार जो ये गणेश चतुर्थी जैसे हमारे 30 साल जैसे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 31वें साल में उनकी बार प्रवेश कर रहे थे, तो ये कोरोना महामारी की वजह से क्या है, कभी जो ये बाजार के अंदर जो हलचलें हैं चल रही है, ये कोरोना के चक्कर में जो ये सोशल डिस्टेंस ये वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या है, ये अब की बार हम कैंसिल सा लग रहा है। बाकी अगर उम्मीद हुई जो गणपति महाराज जो करेंगे वही होगा। जो सरकार की पालना चल रही है हम उसी का पालन कर रहे हैं। अभी तो सैनिटाइजर वगैरह को हम इस्तेमाल करेंगे, या जैसे भी है। कोई मराठा मंडल स्वर्णकार सभा ये जो दोनों मिलके हम ये बनाते थे, अब की बार क्या है, कभी मराठा मंडल अपने घर बनाएगा या स्वर्णकार समाज के जो भी प्रतिनिधि है वो अपने आप छोटी मूर्ति लेके घर पर बना सकते हैं। बाद में अगर गणेश इसकी पूजन पाठ जैसे पूजा पाठ करके जो विसर्जन करेंगे, घर के 4 सदस्य या 2 सदस्य या 3 सदस्य ये गणपति महाराज को वहाँ जो विसर्जित होगा वहाँ करके आएंगे। गांव जोड़किया में अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने पंचायत समिति वीडियो को ज्ञापन सौंपा। गांव जोड़किया के वार्ड संख्या 1 में अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वार्ड संख्या 1 में एक व्यक्ति ने आम रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इसके चलते आमजन को आवाजाही में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार उक्त व्यक्ति को कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश की गई, लेकिन उसके बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत में इस संदर्भ में मामले को रखा गया, लेकिन उनकी मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है। पंचायत समिति विकास अधिकारी ने मामले की जांच करा जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमने इस गली का प्रयास कर रहे हैं, अगर 2-3 महीने से हो गए, ना तो कोई इसे कार्रवाई हो रही है ना कोई सुनवाई हो रही है। काफ़ी टाइम से पंचायत में जा रहे हैं, आज हमें वीडियो के आए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, ना तो सुनवाई हो रही है ना कुछ भी हो रहा है। जाट है, उन्होंने कब्जा कर रखा है और आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पंचायत में भी गए, उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, राउंड पे राउंड मरवा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उन्होंने अभी कहा है कि 2 दिन में आपकी सूचना के आधार पर कार्रवाई होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग को लेकर गांव धोलीपाल के ग्रामीण सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया से मिले। गांव धोलीपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डेपुटेशन पर डॉक्टर्स व स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो कोरोना जैसी महामारी के चलते सही ढंग से ड्यूटियां नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गायनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण ज्यादातर डिलीवरी केसेज दूसरे गाँव की पीएचसी में रेफर करने पड़ रहे हैं। गाँव में होने वाले डिलीवरी के मामले दूसरे गाँव की पीएचसी में रेफर करने के कारण उन्हें खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन के जरिए गांव की पीएचसी में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की मांग की गई है। आज ग्राम धोलीपाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर सीएचओ साहब से हम मिले हैं। गांव धोलीपाल के स्वास्थ्य केंद्र में अवैध रूप से डेपुटेशन पे कर्मचारी और डॉक्टर लगाए जा चुके हैं, और ये कर्मचारी कोरोना काल महामारी के काल के दौरान भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। और इस हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, जो एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इस चिकित्सालय के सब सेंटरों में प्रतिमाह 10 से 15 डिलीवरियां रोडावाड़ी व हिरनावाड़ी में हो रही हैं, और धोलीपाल के स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी अनियमितताएं बरती जा रही है। सही तरीके से
लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था ही चरमरा चुकी है। हम इन्हीं समस्याओं को लेकर आज जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए आए हैं और समस्त ग्रामवासी इन समस्याओं का शीघ्र ही समाधान चाहते हैं। अगर ये समस्याएं जो हम आज लिखित रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे रहे हैं, अगर उनका समाधान नहीं किया तो मजबूरन ग्रामवासियों को हॉस्पिटल में तालाबंदी कर धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। समग्र शिक्षा अभियान ठेकेदार संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर निर्माण कार्यों की बकाया पड़ी राशि का भुगतान करवाने की मांग की है। राज्य के विद्यालयों के कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों के बजट अभाव तथा वित्त कोष के भुगतान की मांग को लेकर समग्र शिक्षा अभियान ठेकेदार संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि समसा विभाग में बजट की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक विभाग द्वारा ठेकेदारों को इसका भुगतान नहीं किया गया। संघ सदस्यों ने बताया कि बजट अभाव के चलते ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा। ट्रेजरी द्वारा बिलों के भुगतान पर रोक लगाए जाने के कारण कई मदों में बजट होने के बावजूद भी वित्त कोष भुगतान नहीं कर रहा। ठेकेदारों का कहना है कि बजट अभाव के चलते ठेकेदारों की साख पर बुरा असर पड़ रहा है। निर्माण सामग्री सप्लायर्स ने उनको माल देना बंद कर दिया है। ठेकेदार संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बजट स्थिति सुधारने तथा वित्त कोष से बकाया राशि का भुगतान करवाने की मांग की है। कि हम पिछले 2.5 साल से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2017-18 के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों के संदर्भ में श्रीमान सीडीओ साहब से, जिला कलेक्टर महोदय से, स्थानीय विधायक विनोद जी से कई बार मिल चुके हैं। इसके अलावा हम लोग शिक्षा संकुल जयपुर भी अधीक्षण अभियंता से मिल चुके हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी हमारी बातचीत हो चुकी है और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई स्थिति नहीं बनी है और नए स्थानीय अधिकारियों ने कोई इसके प्रति अपनी वेदना दिखाई है। आज जैसा कि कल हमें बुलाया गया था और हमारे ठेकेदार साथियों की मीटिंग थी, जिसके संदर्भ में हम सुबह 8 बजे से दफ्तर में बैठे हैं। सीडीओ साहब ने हमें 5 बजे का टाइम दे दिया कि अभी राजकीय कार्य चल रहा है तो हम लोग आपसे नहीं मिल सकते, और जो इनको लेटर वगैरह देने थे ऊपर वो हमें लेके जाने थे, उनके लिए इन्होंने एडीपीसी को पाबंद कर दिया कि आप लेटर लिखवाओ। जैसे ही हम शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अभद्रता पूर्वक तरीके से व्यवहार करते हुए हमें कार्यालय से बाहर निकाल दिया और हमें धमकी देने लगे कि हम आपको पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाएंगे। सर कितना भुगतान है लगभग एक ठेकेदार? 3 करोड़ 64 लाख रुपए सर्व शिक्षा अभियान का भुगतान अभी बाकी पड़ा है, जिसमें तकरीबन 25 ठेकेदार साथी हमारे हैं। उसमें अलग अलग राशियाँ हैं, किसी के 25 लाख है, किसी के 20 लाख है, किसी के 50 लाख है, किसी के 3 लाख है। लगभग 2-2.5 वर्ष से हम चक्कर लगा रहे हैं जी। इसके संदर्भ में हमने बार बार मीडिया कर्मियों का भी सहारा लिया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर प्रयास नहीं किया गया। आगे का कदम यही है, जब तक सीडीओ साहब ठेकेदारों से माफी नहीं मांगेंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे धरने से। जंक्शन पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिश्तेदार से विवाद के चलते किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को जंक्शन पुलिस ने समय रहते दबोच लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जंक्शन पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। सोमवार देर रात गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक युवक अम्बेडकर चौक के पास चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम रात करीब 1:15 बजे मौके पर पहुंची तो अम्बेडकर चौक के पास खड़े एक युवक ने पुलिस को देख छिपने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को पकड़ तलाशी ली तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने चाकू जब्त कर मौके से सिकंदर पुत्र मेजर सिंह निवासी 5 LNP फतुई PS मटीरी रिठान जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि सिकंदर का अपने रिश्तेदार के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में मैं किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में चाकू लेकर हनुमानगढ़ घूम रहा था। कल दिनांक 17/8/2020 को मैं मेरे स्टाफ से गश्त में निकला था। दौरान गश्त मुझे मुखबिर ने सूचना दी कि एक जवान उम्र का लड़का है जिसके हाथ में चाकू हो और यहाँ अम्बेडकर चौक के पास घूम रहा है। तो इतला विश्वसनीय होने के कारण में तुरंत वहाँ पहुँचा तो एक जवान उम्र का लड़का मिला जिसे काबू किया तो उसके हाथ में काफ़ी बड़ा चाकू था, जिसको चाकू वाले को लाइसेंस नंबर पूछा तो नहीं होना बताया। कोई संदेह होने पर उसे 12/4/25
आर्म सेक्टर में गिरफ्तार किया गया। इसने पूछताछ में बताया कि मेरा पारिवारिक मामला चल रहा है, मेरा साधु है उनकी भूमिका, मुझे अंदेशा है कि मेरी पत्नी को वो यहाँ छुपा रखी है, तो मैं अपनी सेफ्टी हेतु ये चाकू खरीद के लाया। बाकी जाँच में पूछताछ जारी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।